सीमा आनंद एक ऐसा नाम जिसके साथ हर जवाब एक नया सवाल बन जाता है। एक ऐसी महिला जिसने दुनिया के सामने सेक्स, इंटीमेसी और प्लेजर जैसे विषयों पर लगे टैबू के ताले खोल दिए। वो दुनिया को सिखाती हैं कि बेबाक कैसे बने। लेकिन गौर किया है आपने, जब बात उनके अपने वजूद और उनकी अपनी लाइफ की आती है तो वो खामोशी की एक गहरी चादर ओढ़ लेती हैं। क्या आप जानते हैं कि आज जो महिला लंदन के पॉश इलाकों और यूट्यूब चैनलों पर बैठकर प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या करती है, वह कभी खुद अपनी जिंदगी के सबसे बुनियादी सवालों से जूझ रही थी। दुनिया पूछती है, जो दूसरों के बेडरूम के राज खोलती है, अपनी दास्तां पर चुप क्यों है? क्या ये प्राइवेट लाइफ पर उनकी चुप्पी कोई मजबूरी है या फिर एक सोची समझी रहस्यमयी चाल? क्या कंट्रोवर्सी उनके शब्दों में है या फिर हमारी उस सोच में जो एक औरत को इतना खुलकर बोलते देख असहज हो जाती है? क्या आप जानते हैं कि आज जो महिला इतनी मुखर है, उसकी रूह में आज भी दिल्ली की उन साधारण गलियों का शोर गूंजता है और 19 साल की उम्र का वह जख्म आज भी उतना ही ताजा है। एक ऐसा हादसा जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। सवाल यह नहीं कि उस दर्द ने उन्हें तोड़ा या नहीं, सवाल यह है कि क्या आज की यह निडर सीमा आनंद उसी मलबे से उठकर खड़ी हुई है? आज हम सीमा आनंद की जिंदगी की उन परतों को कुरेदेंगे जिन्हें शायद उन्होंने खुद भी कभी सार्वजनिक नहीं किया। 18 अगस्त 1962 को दिल्ली के एक प्रगतिशील परिवार में जन्मी सीमा की हिम्मत के पीछे उनकी परदादी का वो बलिदान है जिन्होंने महिलाओं के हक के लिए अपनी जान दे दी थी। ये कहानी सिर्फ एक सेक्स एजुकेटर की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसी विरासत की जिसका जन्म ही सदियों की खामोशी तोड़ने के लिए हुआ। वीडियो के अंत तक रुके रहिए, क्योंकि आज हम उस गुप्त संघर्ष का खुलासा करेंगे जिसने सीमा को पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना दिया। सच आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। 18 अगस्त 1962, दिल्ली की एक ऐसी सुबह जिसने एक ऐसी बच्ची का स्वागत किया जिसके भाग्य की लकीरों में मौन के खिलाफ विद्रोह लिखा था। सीमा आनंद का बचपन किसी आम भारतीय बच्ची जैसा नहीं था। उनके घर में कहानियां सिर्फ सुलाने के लिए नहीं, बल्कि समाज को समझने के लिए सुनाई जाती थीं। जहां दूसरी लड़कियां और परियों की कहानियां सुनकर सो जाती थीं, सीमा महाभारत और भगवद गीता के उन पन्नों को पलट रही थीं जहां रिश्तों, इच्छाओं और जीवन के जटिल संघर्षों का पाठ छिपा था। सीमा की रगों में जो निडरता आज हम देखते हैं, वह उन्हें विरासत में मिली थी। ब्रिटिश राज के समय उनकी परदादी एक ऐसी महिला थीं जो उस दौर में शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता थीं, जब महिलाओं का घर से बाहर निकलना तक एक बड़ी चुनौती माना जाता था। महिलाओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ एक प्रदर्शन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। यह महज एक पारिवारिक घटना नहीं थी, बल्कि सीमा की आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस और स्वतंत्रता का वह बीज था जो आगे चलकर एक विशाल वटवृक्ष बनने वाला था। दिलचस्प बात यह है कि आज दुनिया को हिला देने वाली यह महिला बचपन में बेहद शर्मीली थी। उनके पिता ने उनकी इस झिझक को भांप लिया और उन्हें एक छोटा सा कोआला ब्रोच दिया, एक ऐसा साथी जिसने उन्हें संवाद करना और अपनी बात रखना सिखाया। उनके परिवार में औरत को कभी किसी की जागीर या संपत्ति नहीं समझा गया। यहीं से शुरुआत हुई थी उस जंग की, जो घर की चार दीवारी के भीतर ही जीत ली गई थी। समाज की रूढ़ियों को सीमा ने अपने ही घर में टूटते देखा। उनकी मां ने उस दौर में तलाक लिया और दोबारा शादी की, जब इसे एक पाप समझा जाता था। उनके सौतेले पिता, जिन्होंने उन्हें 1 साल की उम्र से अपनी सगी औलाद की तरह पाला, सीमा के लिए पितृत्व की एक नई परिभाषा बन गए। यही वो माहौल था जिसने सीमा को सिखाया कि रिश्ते खून से नहीं, सम्मान और प्यार से बनते हैं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब सीमा महज 19 साल की थीं, उनकी दुनिया एक पल में ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 1982 की वह मनहूस घड़ी, जब दिल्ली में उनके अपने ही घर के भीतर उनके पिता, एक हाई प्रोफाइल डिप्लोमेट की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह महज एक मौत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी जिसने सीमा के हंसते खेलते बचपन को जलाकर राख कर दिया। हादसे के बाद जो हुआ वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। सीमा और उनकी मां को अपने ही घर में नजरबंद कर दिया गया। एक तरफ अपनों को खोने का गम और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के
वो तीखे सवाल, उन्हें अपराधी और पीड़ित दोनों की तरह देखा जा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, बेबसी थी और एक ऐसा ट्रॉमा था जिसने उनके भीतर के भगवान को मार दिया। सीमा ने प्रार्थना करना छोड़ दिया, क्योंकि जब जिंदगी ही साथ न दे तो भगवान से क्या पूछा जाए। उनके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या इस दुनिया में कोई न्याय बचा है? पर कहते हैं ना कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है वहीं से सृजन की शुरुआत होती है। इस अंधेरे दौर में सीमा को मिली उनकी मेंटर, जिन्होंने उन्हें एक जादुई रास्ता दिखाया, स्टोरी थेरेपी। उन्होंने सिखाया कि अगर आप अपने दर्द को एक कहानी की तरह देख सकें तो उसका बोझ कम होने लगता है। सीमा ने अपने आंसुओं को शब्दों में पिरोना शुरू किया। उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी खुद फिर से लिखी। यही वो पल था जब कहानीकार सीमा आनंद का जन्म हुआ। उन्होंने समझ लिया कि महिलाओं की कहानियों को अक्सर या तो खामोश कर दिया जाता है या उन्हें गलत तरीके से पेश किया जाता है। मीडिया के उन भद्दे आरोपों ने उन्हें एक मकसद दे दिया कि वो अब कभी किसी औरत की आवाज को दबने नहीं देंगी। वही दर्द जो उन्हें तोड़ने आया था अंततः उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। 1982 की उस घटना ने सीमा को अंदर से तोड़ दिया और उसका दर्द कहीं गहरा घाव बन गया। लेकिन उसी मलबे से एक ऐसी औरत निकली जिसके पास एम्पैथी, सहानुभूति का समंदर और खामोशी को चीर देने वाली हिम्मत थी। 1985 में 23 साल की उम्र में सीमा की शादी हुई और वो दिल्ली की अपनी जानी पहचानी गलियों को छोड़कर 7 समंदर पार लंदन जा बसी। एक नया देश, नई संस्कृति और एक नई चुनौती। लंदन में सीमा का जीवन परिवार और बच्चों के इर्द गिर्द सिमट गया। 2 बेटों के बाद जब तीसरी बेटी का जन्म हुआ तो उस एक रात ने सीमा की पूरी दुनिया बदल दी। आधी रात का सन्नाटा था। सीमा अपनी नन्ही बेटी को स्तनपान, ब्रेस्ट फीड करा रही थी और तभी उनके मन में एक बिजली सी कौंधी। हमारी पहचान उन कहानियों से बनती है जो हमें सुनाई जाती हैं, लेकिन मेरी बेटी को क्या सुनाया जाएगा? सीमा को एहसास हुआ कि सदियों से औरतों को अपनी बॉडी, अपनी इच्छाओं और अपनी खुशी पर बात करना तो दूर, सोचना तक नहीं सिखाया गया। उन्होंने तय किया कि उनकी बेटी को उस अंधेरे से दूर रखा जाएगा जहां सेक्स को शर्म और खामोशी को संस्कार माना जाता है। उन्होंने उन प्राचीन भारतीय ग्रंथों की धूल झाड़नी शुरू की जिन्हें समय और संकोच ने भुला दिया था, और पाया कि जिसे आज हम वर्जना कहते हैं, हमारे पूर्वजों के लिए वो जीवन का सबसे पवित्र और संतुलित हिस्सा था। कामसूत्र उनके लिए सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि औरतों के खोए हुए अधिकारों का घोषणा पत्र बन गया। बेटी के जन्म के मात्र 3 महीने बाद, जब अधिकांश महिलाएं विश्राम करती हैं, सीमा ने अपनी PhD शुरू की। उनका विषय था नैरेटिव प्रैक्टिसेस। वो ये समझना चाहती थीं कि कहानियां कैसे इंसान के दर्द को मरहम लगा सकती हैं और कैसे सदियों से समाज ने औरतों की कहानियों का गला घोंटा है। ये पढ़ाई सिर्फ एक डिग्री के लिए नहीं थी, ये उस चुप्पी के खिलाफ एक युद्ध था जो उन्होंने 19 साल की उम्र में महसूस की थी। PhD का वो 4 साल का सफर किसी तपस्या से कम नहीं था। कल्पना कीजिए, 3 छोटे बच्चे, घर की जिम्मेदारियां और हर हफ्ते ऑक्सफोर्ड की कठिन यात्रा। सीमा आनंद ने सिर्फ डिग्रियां नहीं बटोरी, बल्कि उन्होंने स्टोरी थेरेपीज के जरिए अपने 1982 के उस पुराने जख्म को भी भरा। जब वो डॉक्टर ऑफ नैरेटिव प्रैक्टिसेस बनकर निकली तो उनके पास शब्दों की वो जादुई चाबी थी जो इंसानी रूह के बंद ताले खोल सकती थी। PhD के दौरान सीमा ने काम सूत्र की धूल भरी परतों को हटाया। उन्होंने दुनिया को चीख चीख कर बताया कि काम सूत्र सिर्फ एक सेक्स मैनुअल नहीं है, बल्कि ये समानता, इक्वालिटी, सहमति, कंसेंट और रिश्तों में संतुलन का वो प्राचीन घोषणा पत्र है जिसे हमने गलत समझा। साल 2017 में जब उनकी किताब द आर्ट्स ऑफ सेडक्शन आई तो उसने मॉडर्न दुनिया की सोच की चूलें हिला दी। उन्होंने साबित किया कि प्राचीन भारत में सेक्स कोई पाप नहीं, बल्कि जीवन का एक पवित्र और संतुलित उत्सव था। लेकिन सीमा की नजर सिर्फ किताबों पर नहीं थी। वह उसी जमीन से जुड़ना चाहती थीं जहां वह पली बड़ी थीं, जहां से समझ और संवेदना ने आकार लिया। उन्होंने यूनेस्को के साथ मिलकर राजस्थान की कावड़ जैसी विलुप्त होती कहानी परंपराओं को दोबारा जीवित करने का काम किया। उनकी कला का विस्तार देखिए। साल 2000 में
उन्होंने 104 वर्ग मीटर की दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बनाकर इतिहास रच दिया। यह सिर्फ रंगों का मेल नहीं था, यह भारत की सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर का दुनिया को दिया गया एक संदेश था। आज सीमा आनंद सिर्फ एक कहानीकार नहीं है, वो स्टोरी वेव की को फाउंडर हैं और कॉरपोरेट जगत को सिखाती हैं कि कैसे स्टोरी टेलिंग के जरिए नेतृत्व, लीडरशिप को बदला जा सकता है। वो लोगों को अपना दर्द फिर से लिखने की ताकत देती है। उन्होंने सिखाया कि अगर आप अपनी कहानी बदल सकते हैं तो आप अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। साल 2012, तारीख 21 सितंबर, लंदन के टेडेक्स सीलिंग के मंच पर एक 50 वर्षीय भारतीय महिला खड़ी थी। 50 सालों की चुप्पी और साहस को साथ लिए महज 15 मिनट की उस टॉक द आर्ट ऑफ सेडक्शन ने इंटरनेट पर टहलका मचा दिया। 14 मिलियन से ज्यादा व्यूज और दुनिया भर की वाहवाही। रातों रात सीमा आनंद एक ऐसा नाम बन गई जिसने भारतीय कामशास्त्र को अश्लीलता के कीचड़ से निकालकर फिर से सम्मान दिलाया। 2016 में उन्होंने डिजिटल दुनिया में अपना परचम लहराया। उनके वीडियोस में सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ नहीं, बल्कि रिश्तों की वो बारीकियां थीं जो हम अक्सर भूल जाते हैं। 2018 में उनकी चर्चित किताब आई और अब 2025 में उनकी नई कृति स्पीक ईजी, अ फील्ड गाइड टू लव, लॉन्गिंग एंड इंटीमेसी ने साबित कर दिया कि प्यार और चाहत की कहानियां कभी पुरानी नहीं होती। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। जब एक औरत सच बोलती है तो समाज उसे चुप कराने की हर मुमकिन कोशिश करता है। सीमा को ट्रोल किया गया, उनकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई और उन्हें डराने की कोशिशें की गईं। लेकिन जिस महिला ने 19 साल की उम्र में मौत को इतने करीब से देखा हो, उसे सोशल मीडिया की धमकियां क्या डिगाती? उन्होंने हर पत्थर का जवाब अपनी शांति और ज्ञान से दिया। आज 2026 में 63 वर्ष की उम्र में भी सीमा आनंद की आवाज में वही खनक और वही बेबाकी है। वो लंदन में अपने परिवार के साथ रहती हैं, लेकिन उनका दिल आज भी उन कहानियों में धधकता है जो औरतों को आजाद करती हैं। शुरुआत में हमारा सवाल था, जो औरों की जिंदगी पर बोलती हैं, अपनी पर चुप क्यों? शायद इसलिए क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी का दर्द ही वो स्याही है जिससे वो आज दुनिया की खुशियों की कहानी लिख रही है। उनकी चुप्पी कोई चाल नहीं, बल्कि उनकी गरिमा, डिग्निटी है। विवाद उनकी बातों में नहीं, बल्कि हमारी उस सोच में है जो एक उम्रदराज औरत को इतना ज्ञानवान और स्वतंत्र नहीं देख सकती। सीमा आनंद कहती हैं, सही जानकारी ही असली आजादी है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारा समाज इतनी आजादी देने के लिए तैयार है, या हमें सच बोलने वाली महिलाओं से आज भी डर लगता है? कमेंट्स में ईमानदारी से लिखिए, आप सीमा के साथ हैं या उस चुप्पी के साथ जिससे हम बड़े हुए हैं। इस कहानी को शेयर कीजिए, क्योंकि अगला सवाल शायद आप पर भी हो सकता है।